डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोक प्रशासन के अध्ययन का विकास के बारे में पढ़ेंगे। हम पूर्व के लेक्चर में लोक प्रशासन के महत्व के बारे में चर्चा कर चुके हैं। लोक प्रशासन के विकास का अध्ययन करें तो पाते हैं कि लोक प्रशासन उतना ही पुराना है जितनी पुरानी सभ्यता है। प्राचीन काल से ही सरकारी तंत्र के परिचालन पर विद्वानों और प्रशासकों का ध्यान गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र, महाभारत, रामायण की चिंतन धारा में सरकार के संगठन और कार्य के बारे में विचार किया गया है। पश्चिमी राजनीतिक चिंतन धारा में अरस्तु की पॉलिटिक्स तथा मैकियावेली के द प्रिंस जैसे ग्रंथ प्रशासकीय चिंतन धारा और प्रयोग की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यूरोपीय भाषाओं में लोक प्रशासन शब्द का प्रचलन 17वीं शताब्दी में हुआ, जब सम्राटों द्वारा लोक कार्यों के प्रशासन तथा उनकी निजी घरेलू व्यवस्था के बीच अंतर किया जाना जरूरी हुआ। आधुनिक लोक प्रशासन का अध्ययन पहली बार प्रशा जर्मनी में प्रारंभ हुआ, जहां उसे परिवीक्षाधीन लोक कर्मचारियों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में स्थान दिया गया। विवरणात्मक तौर से इस विषय का व्यापक रूप में अध्यापन कैमेरल विज्ञान के प्रोफेसरों द्वारा आरंभ किया गया। लोक प्रशासन का अध्ययन संयुक्त राज्य अमेरिका में आरंभ हुआ। इसके बाद ही इसे एक संपूर्ण शास्त्र का स्थान मिल सका। वहाँ सरकारी कार्यों के विस्तार के साथ साथ क्रियाकलाप के रूप में लोक प्रशासन एक विविध, जटिल और विशिष्ट विषय होता गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वतंत्र शैक्षणिक शास्त्र के रूप में लोक प्रशासन के अध्ययन के विकास में अनेक बातों ने योगदान दिया, जैसे आधुनिक विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास ने जनता के जीवन और सरकार के कार्य पर असर डाला। 19वीं सदी के दूसरे 50 वर्षों में औद्योगिकरण के कारण बड़े संगठनों का जन्म हुआ, जिनमें समन्वय और सहयोग की जटिल समस्याएं सामने आईं। तकनीकी विकास से बड़े पैमाने पर सामाजिक विस्थापन पैदा हुआ, जिससे राज्य का हस्तक्षेप अनिवार्य और वांछनीय हो गया। अतः विद्वानों ने संगठन और प्रबंध की समस्याओं पर अधिक ध्यान और समय देना आरंभ किया। एफ.डब्ल्यू. टेलर द्वारा चलाए गए वैज्ञानिक प्रबंध आंदोलन ने, जो अमेरिका में 19वीं सदी के अंत में आरंभ हुआ, लोक प्रशासन के अध्ययन को अत्यधिक प्रेरणा दी। टेलर के क्रांतिकारी विचारों ने केवल संयुक्त राज्य अमेरिका को ही नहीं, वरन संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। उसका मुख्य आशय यह था कि सभी कार्यों की प्रक्रियाएं को एककों में बांटा जा सकता है, प्रत्येक एकक की दक्षता का परीक्षण और सुधार हो सकता है, प्रत्येक संगठन में तकनीकों का अधिक विकास किया जा सकता है, जिससे उद्योग और सरकार और यहाँ तक कि समाज भी अधिक दक्ष और विवेकशील हो सकता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के क्रमिक विकास ने इस विषय के विकास में महत्वपूर्ण सहायता दी है। अब राज्य कार्यों का दर्शन परंपरागत अनहस्तक्षेप की धारणा से सामाजिक कल्याण की धारणा में बदल चुका है। हम कह सकते हैं कि कल्याण की विचारधारा ने सरकारी कार्यों और प्रशासन के क्षेत्र को बहुत अधिक विस्तृत कर दिया है, जिससे लोक प्रशासन समाज कल्याण का मुख्य उपादान बन गया है। वर्तमान सदी के प्रारंभिक वर्षों में सरकारी स्तर पर सुधार की मांग संयुक्त राज्य अमेरिका में जोर पकड़ गई और लोक प्रशासन के ढांचे एवं कार्यों के आधार पर
क्रमबद्ध रूप से ज्ञान के स्वायत्त और विशिष्ट क्षेत्र के स्थायी विकास और बढ़ोतरी के लिए बौद्धिक प्रयास किया गया। गुण की दृष्टि से लोक सेवाएं बहुत हीन थीं और इस क्षेत्र में बहुत कुछ कार्य अपेक्षित था। भर्ती को भ्रष्ट प्रणाली के कारण नियुक्तियों में काफ़ी घूसखोरी और पक्षपात का बोलबाला था। लोक वित्त अव्यवस्थित था। सरकारी नौकरी की छवि बिगड़ी हुई थी। इन सभी बातों ने अमेरिका में प्रशासनिक सुधार के लिए लगातार बढ़ती हुई मांग का रूप धारण कर लिया। सुधार आंदोलन की इसी पृष्ठभूमि में संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक प्रशासन का जन्म हुआ, जहां वह शास्त्र के रूप में स्थापित हुआ। शैक्षिक शास्त्र के रूप में लोक प्रशासन के विकास में अनेक क्रांतिकारी दौर आए। पहला दौर, जो 1887 से 1926 के बीच का माना जाता है, इस पहले दौर में जो सन 1887 में प्रकाशित वुड्रो विल्सन के स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आरंभ हुआ, इसे राजनीतिक प्रशासन का द्विविभाजन युग कहा जा सकता है। विल्सन लोक प्रशासन के शैक्षणिक शास्त्र के जन्मदाता कहे जाते हैं। विल्सन ने राजनीति और प्रशासन में भेद दिखाते हुए कहा कि प्रशासन राजनीतिक नीति निर्णयों के कार्यान्वयन से सरोकार रखता है। सन 1900 में गुडनो के पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ग्रंथ का प्रकाशन महत्वपूर्ण रहा, जिसने दोनों कार्यों में धारणात्मक अंतर बताते हुए विल्सन के सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इनके अनुसार राजनीति का काम नीति अथवा राज्य की इच्छा का प्रकटीकरण है और प्रशासन का काम इन नीतियों का निष्पादन करना है। वर्तमान सदी के प्रारंभिक वर्षों में संयुक्त राज्य सरकार के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ, उसका असर अमेरिकी विश्वविद्यालयों तक फैल गया और इस प्रकार लोक प्रशासन का अध्ययन लोकप्रिय हो चला। विश्वविद्यालय और सरकार के बीच पारस्परिक कार्य बढ़ गए। सन 1914 में प्रकाशित रिपोर्ट में अमेरिकी राजनीति विज्ञान संघ ने घोषित किया कि राजनीति विज्ञान पढ़ाने का एक उद्देश्य यह भी है कि सरकारी पदों के लिए विशेषज्ञों को तैयार किया जाए। इस तरह अमेरिकी विश्वविद्यालयों में लोक प्रशासन के अध्ययन को अत्यधिक मान्यता मिलने लगी। सन 1926 में एल.डी. व्हाइट ने इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक लिखी। इस पुस्तक को इस विषय की प्रथम पाठ्य पुस्तक की मान्यता मिली। इस पुस्तक में राजनीति व प्रशासन के बीच विभाजन को मानते हुए तथा सरकारी प्रशासन पर विशद विचार करते हुए प्रशासन के मानवीय पक्ष पर अधिक बल दिया गया। विकास का दूसरा दौर, जो कि 1927 से 1937 तक का है, विकास के इस दौर में राजनीति प्रशासन द्विविभाजन के विचार के पुनः प्रचार तथा मूल्य मुक्त प्रबंध विज्ञान की उद्भावना की प्रवृत्ति दिखाई देती है। इस युग का प्रमुख विश्वास यह रहा कि प्रशासन के कुछ सिद्धांत होते हैं। इस नई विषय वस्तु को लेकर पहली पुस्तक W.F. विलोबी की प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1927 में प्रकाशित हुई। इस समय की अन्य पुस्तक मूने तथा रेले द्वारा लिखित प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, मेरी पार्कर फॉलेट द्वारा लिखित क्रिएटिव एक्सपीरियंस, फ्योल की इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट और गुलिक तथा उर्विक के पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आदि हैं। अमेरिका के संदर्भ में प्रशासन में अभिरुचि जागृत हो जाने का प्रधान कारण यह था कि तीसरे दशक की भयानक मुद्रास्फीति के बाद उन कठिनतम वर्षों में सरकार के काम इसलिए कई गुना अधिक बढ़ गए थे क्योंकि न्यू डील के अंतर्गत खोले गए नए कल्याण विभागों के लिए
कुशल सरकारी कर्मचारी नहीं मिल रहे थे। इस कारण अधिक से अधिक लोगों को प्रशासन तकनीक में शीघ्रता से प्रशिक्षित करने के लिए लोक प्रशासन विद्यालयों की स्थापना करनी पड़ी। इस विषय के विकास के पहले और दूसरे दौर में राजनीति प्रशासन द्विविभाजन के समर्थकों में मुख्य अंतर यह है कि विल्सन जैसे प्रारंभिक चिंतक विधिपरक और संवैधानिक पहलुओं पर जोर देते हैं, मगर दूसरे दौर में वैज्ञानिक प्रबंध के नए संप्रदाय के समर्थक लोक प्रशासन के अध्ययन में विशुद्ध वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल देते हैं, जिससे संगठनात्मक दक्षता और मितव्ययिता का वांछित स्तर पाने की सर्वोत्तम प्रणाली सिद्ध होती है। वैज्ञानिक प्रबंध प्रणालियों की सहायता से लोक प्रशासन के अग्रणी चिंतकों ने लोक प्रशासन के कुछ ऐसे सिद्धांत तलाश करने आरंभ किए जो सभी पर समान रूप से लागू हो सकें। लूथर गुलिक ने प्रशासक के कुछ सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए पॉस्कोप शब्द बनाया। ये शब्द योजना, संगठन, कर्मचारी, निर्देशन, समन्वय, रिपोर्टिंग और बजट का पर्यायवाची है। प्रशासन के ऐसे सूत्र वाक्यों के बारे में ये माना गया कि यह सभी संगठनों में समान रूप से लागू होते हैं। तीसरा दौर, जो 1938 से 1947 का है, इस दौर का आरंभ इस यांत्रिक दृष्टिकोण के विरुद्ध हुई प्रतिक्रिया से हुआ। प्रशासन के तथाकथित सिद्धांतों को चुनौती गई। इसे मुहावरा कहा जाने लगा। चेस्टर बर्नार्ड ने सन 1938 में फंक्शंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव तथा ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ग्रंथ लिखे, जिसमें उन्होंने संगठनात्मक विश्लेषण में मनोवैज्ञानिक तथा व्यवहार पर आश्रित उपकरणों पर बल दिया। चौथे दौर का आरंभ दो महत्वपूर्ण प्रकाशनों से हुआ। इनमें एक था साइमन की एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर तथा दूसरा था रॉबर्ट डहल का द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन नाम का निबंध। साइमन के दृष्टिकोण ने लोक प्रशासन को मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान से जोड़कर इसके विषय का क्षेत्र बढ़ा दिया। उन्होंने परंपरावादी प्रशासन सिद्धांत तथा राजनीति प्रशासन द्विविभाजन दोनों को प्रशासनिक चिंतन और व्यवहार में अस्वीकार कर दिया। व्यवहारिक क्षेत्र में पहली किताब साइमन की ही थी, जिसमें उसने ये तर्क दिया कि संपूर्ण प्रशासन मात्र विवेक और निर्णय के चारों ओर घूमता है। साइमन ने दो परस्पर समर्थक विचारधाराओं का प्रतिपादन किया। एक धारा प्रशासन का विशुद्ध विज्ञान विकसित करने में लग गई, जिसके लिए सामाजिक मनोविज्ञान का ठोस धरातल अपेक्षित था। दूसरी धारा प्रशासन के मानकीय पहलुओं तथा लोक नीति के आदेशीकरण से संबद्ध रही। इस दृष्टिकोण के लिए राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र और समाज विज्ञान का व्यापक ज्ञान अपेक्षित समझा गया। डहल ने अपने निबंध में लोक प्रशासन के विज्ञान के विकास में तीन महत्वपूर्ण समस्याओं पर प्रकाश डाला। लोक प्रशासन की समस्याओं से मानकीय विवेचनाओं को अलग रख पाना असंभव है। हर हालत में मूल्य प्रशासन को प्रभावित करते हैं और विज्ञान मूल्य मुक्त होता है। दूसरी समस्या इस अपरिहार्य तथ्य से उत्पन्न होती है कि प्रशासन के अध्ययन में मानव व्यवहार का अध्ययन करना जरूरी है और मानव व्यवहार सभी संभव विभिन्नताओं और अनिश्चितताओं से भरा होता है। इसका वैज्ञानिक जिज्ञासा की कठोरताओं से होकर गुजरना असंभव है। इसमें सीमित राष्ट्रीय और ऐतिहासिक संदर्भों से लिए गए मात्र कुछ उदाहरणों के आधार पर ही विश्वजनित सिद्धांतों को निर्मित करने की प्रवृत्ति होती है।
इस अंतिम बात को चुनौती के रूप में ले लिया गया है और तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन के लिए बहुत अधिक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें विकासशील देशों को विशेष स्थान दिया जा रहा है। विकास के 5वें दौर में निम्न प्रवृत्तियां उभरी हैं। लोक प्रशासन के विकास के इस चरण में योगदान देने वाले विद्वानों में वॉल्डो तथा फ्रेड डब्ल्यू रिक्स के नाम उल्लेखनीय हैं। फ्रेड रिक्स ने लोक प्रशासन के तुलनात्मक अध्ययन पर जोर दिया है। विकासशील देशों के समाजों के अध्ययन के लिए उन्होंने आदर्शों व प्रतिमानों का निर्माण किया। आजकल लोक प्रशासन के अध्ययन में अंतर विषयी सहयोग तथा अध्ययन यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी कोऑपरेशन एंड स्टडी पर जोर दिया जाने लगा है। अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि शास्त्रों के विद्वान इस विषय में रुचि लेने लगे। इसके फलस्वरूप लोक प्रशासन अंतर विषयी यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी बन गया है। लोक प्रशासन के विकास के वर्तमान दौर में विभिन्न समाज विज्ञान लोक नीति के विश्लेषण की ओर ध्यान दे रहे हैं। अब लोक प्रशासन के अध्ययन में राजनीतिक अथवा नीति निर्धारक प्रक्रियाओं तथा विशेष लोक कार्यक्रमों के अध्ययन पर ध्यान दिया जाने लगा है। 1968 के बाद लोक प्रशासन के अध्ययन को नवीन लोक प्रशासन के अभ्युदय ने समृद्ध किया है। नवीन लोक प्रशासन की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाएं उल्लेखनीय हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में लोक सेवा के लिए उच्चतर शिक्षा पर हनी प्रतिवेदन 1967 का, अमेरिका में आयोजित लोक प्रशासन के सिद्धांत और व्यवहार पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967, फ्रैंक मैरिनी द्वारा संपादित ग्रंथ टुवार्ड अ न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मिनाउ पर्सपेक्टिव 1971 का, वॉल्डो द्वारा संपादित ग्रंथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971 के प्रमुख हैं। नवीन लोक प्रशासन की मूल्य मुक्त व्याख्या को अस्वीकृत करता है। ये राजनीति प्रशासन के द्विविभाजन को भी अस्वीकार करता है। यह संगठन के बारे में यांत्रिकता का विरोधी है। ये मानवीय संबंधों तथा प्रशासन एवं सामाजिक परिवर्तनों के बारे में नए रचनात्मक दृष्टिकोण पर विशेष बल देता है। 1980 के दशक के अंतिम वर्षों में नवीन प्रबंधकीय दृष्टिकोण का उदय हुआ, अर्थात न्यू पब्लिक मैनेजमेंट। इस नवीन लोक प्रबंध का जोर 3 ईज को हासिल करता है और ये 3 ईज हैं एफिशिएंसी यानी कि कुशलता, इकोनॉमी मितव्ययिता तथा इफेक्टिवनेस यानी कि प्रभावशीलता। नवीन लोक प्रबंध प्रतिमान का जोर बाजारानुमुखी और निजीकरण की ओर है। नौकरशाही को परिणाम उन्मुखी संगठन में बदला जाए, जिसमें लक्ष्य और परिणाम हासिल करने के लिए प्रबंधक जवाबदेह होगा। थैंक यू।